लेक्चर में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक पॉइंट्स को बारे में हम लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को स्लाइड में कुछ दिख भी रहा है आप लोगों को, जैसे कि जो बेसिक पॉइंट है वो जरूरी है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या है बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक हम नहीं जानेंगे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बनाना नहीं सीखेंगे तो बहुत सारी चीजों को हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे प्राइमरी चीज है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना बेहद जरूरी है। उसके बाद दूसरा हमारा जो स्लाइड पे दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो एलिमेंट का पोजीशन भी जानना काफी जरूरी है, यानी कौन सा एलिमेंट है। सपोज करो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, चलो यहाँ तक तो मान लीजिए हमको थोड़ा सा बहुत याद भी हो जाता है ड्यू टू प्रैक्टिस। लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिसके बारे में हम जानते नहीं है, जैसे प्लेटिनम है, प्लैटिनम है, मोलिब्डेनम है। जैसे बहुत सारे एलिमेंट है जो अननोन एलिमेंट है, जो हम लोगों को डेली प्रैक्टिस में नहीं है। उन सभी एलिमेंट का अगर हमें पोजीशन जानना हो कि कौन से ब्लॉक में है, कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, और इन सभी चीजों को अगर हम समझेंगे तभी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी अच्छा से समझ सकते हैं। ठीक है। तीसरी खास बात, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में देखो यहाँ पे तीन चार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का नाम है सिल्डिंग इफेक्ट, या फिर इसी को एक और नाम से पुकारते हैं बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी सिल्डिंग इफेक्ट या फिर उसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रिलेटेड टर्म्स है। तीसरा हमारा टर्मिनोलॉजी है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चौथा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और लास्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इन सभी टर्म को अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो आगे हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा समझना थोड़ा आसान होगा। ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत आसान होगा, ये नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बहुत कुछ हम समझ सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक को। आगे बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे पी ब्लॉक है, डी एंड ब्लॉक है, मेटलर्जी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इन सभी चैप्टर्स को समझना क्या होगा, तो बहुत ही आसानी मिलेगी। तो इन सभी चीजों को, थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग का कुछ टर्म है तो वो हम लोग आगे उसको भी सीख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज के पूरे लेक्चर में आप लोग अच्छे से शुरू से बने रहे और टॉपिक को अच्छे से देखें, है ना। ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी केमिस्ट्री का कहीं तो पहला ये लेक्चर है जहाँ पे आज के टॉपिक की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो बेटा चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखेंगे कैसे, सवाल है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे कैसे। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए आपको यहाँ पर सबसेल के बारे में हम बातें कर रहे हैं। सबसेल के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सबसेल के बारे में। तो आपके पास टोटल सबसेल कितने हैं, चार। कितने सबसेल हैं, चार। चार सबसेल कौन कौन है बेटा, एस, पी, डी और एफ। टोटल सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको भी ध्यान में रख लो। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10, और एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, यानी इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखा नहीं जा सकता है। यानी एस सबसेल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब रहा बात कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे कैसे, यानी सवाल हमारे पास जो है वो ये है कि हाउ टू राइट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सवाल हमारे पास ये है। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या है बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, तो इसी चीजों को हम अभी समझने की कोशिश करेंगे और पूरे आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखना इससे। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रिकी लेके काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रिकी आपको कैसे मैं सिखा रहा हूँ,
उसको देखना अच्छे से। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एस एस लिया बेटा, और पी एस, बी पी एस, और लास्ट एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। है कि ये क्या है, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको लग रहा है एस एस क्या है, तो इसको याद करने का थोड़ा सा तरीका है बेटा, उसको आप याद रखेंगे, मेरे ख्याल से आसानी से आपको याद हो जाएगी। पहला तरीका है स्कूल, स्कूल, क्या बोला बेटा आपने, स्कूल, स्कूल। दूसरा है पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। तीसरा है दिल्ली पब्लिक स्कूल, क्या है लिखा हुआ है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और चौथा है फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। जहाँ स्कूल लिखा है बेटा वहां पर संख्या देना, एस के लिए देना 1, पी के लिए देना 2, डी के लिए देना 3, एफ के लिए देना 4। तो आपका पूरा बन गया। तो जहां जहां आपको एस दिखेगा, जहां जहां आपको एस दिखेगा, वहां वहां आप संख्या को क्या करेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज करते चल जाएंगे। जैसे यहाँ एस में यहाँ संख्या कितना है बेटा 1, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 7, और यहाँ होगा 8। यहाँ कौन सा पी है, पी में कौन सा संख्या है 2, मतलब पी होगा 3, फिर होगा 4, फिर होगा 5, फिर होगा 6, और फिर होगा 7। यहाँ कौन सा डी है 3D। यहाँ कौन सा डी होगा बेटा 4D। यहाँ कौन सा डी होगा 5D। यहाँ कौन सा डी होगा 6D। देखो एफ में कौन सा संख्या है 4, तो अगला संख्या यहाँ क्या आएगा 5। आपका कॉन्फ़िगरेशन बनकर तैयार हो गया। कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा 1s, 1s के बाद क्या लिखेंगे 2s, 2s के बाद देखो क्या लिखा हुआ है 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, उसके बाद 4s। कैसे मैंने लिखा बेटा याद है, मैंने क्या किया, पहला स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। संख्या को मैंने कैसे यहाँ किया, एस के लिए मैंने कितना संख्या रखा 1, पी के लिए 2, डी के लिए 3, और एफ के लिए 4। जैसे ही मैंने 1 रखा एस के लिए, तो बाकी एस के संख्या को हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पी का संख्या है 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। डी है तो 3D है, 3D का देखो क्या लिखा हुआ है 4D, 5D, 6D, 7D। इस तरह से आपका तो 6D पे ही बंद हो गया है, आगे होता तो 7D चले जाते, 4F, और लास्टली 5F। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट। इसके आधार पर कोई भी एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए सपोज करो मैंने एक एलिमेंट लिया कैल्शियम, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब कैसे लिखेंगे बेटा, देखो फिर से पीछे जाते हैं, हम लोग पीछे जाते हैं। क्या लिखा हुआ है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है 1s। अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो प्रीवियस में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखे एस में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे मैक्सिमम 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो यहाँ हो जाएगा 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6, और 4s2। देख लो यहाँ पर यही कॉन्फ़िगरेशन का तरीका था 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। नहीं हो तो यहाँ पर एक और एग्जांपल यहीं पे ले लेता हूँ, आयरन को ले लेता हूँ यहाँ पर, तो आपको और अच्छा से क्लियर कट होगा। आयरन मैंने लिया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आयरन के पास 26। आयरन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 26। तो हमें यहाँ पर टोटल 26 इलेक्ट्रॉन भरना है। कैसे भरेंगे, पहले हमारे पास 1s है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन,
फिर क्या है बेटा 2s, s में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखना होता है, ये याद रखना। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे 6, 3s 2 इलेक्ट्रॉन, 3p 6 इलेक्ट्रॉन, 4s 2 इलेक्ट्रॉन और 3d 6 इलेक्ट्रॉन। देखो काउंट कर लेना कितना इलेक्ट्रॉन है, 26 है या नहीं, ये इसको भी ध्यान में रखना है। गिनो 6 2 8 10 12 6 18 20 6 26। हाँ सही है। तो इसको आप ध्यान रख के आप किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। चलो, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था बेटा, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। क्या लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो किसी भी एलिमेंट का पोजीशन पता करने के लिए क्या देखेंगे, वो अब देखिए यहां पर। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पहला टर्म है बेटा पीरियड, दूसरा टर्म है आपका ब्लॉक, और तीसरा टर्म है ग्रुप। तो एक पहला टर्मिनोलॉजी क्या है बेटा, पीरियड। तो कहता है पीरियड होता क्या है। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हमें पीरियड नंबर पता करना हो तो उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट, तो पीरियड के बारे में समझते हैं बेटा, पीरियड होता क्या है। केमिस्ट्री में पीरियड बोलते हैं किसको, हॉरिजेंटल रो को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हॉरिजेंटल रो को क्या नाम देते हैं बेटा, पीरियड। हॉरिजेंटल रो को क्या नाम देंगे, पीरियड। तो हॉरिजेंटल रो ऑफ पीरियोडिक टेबल, हॉरिजॉन्टल रो ऑफ पीरियोडिक टेबल। हॉरिजॉन्टल रो इस तरह से एक लाइन होगा, है ना, ऑफ पीटी इज नोन एज पीरियड। अब सवाल है कि हमें किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर अगर पता करना हो, ठीक है, हाँ चलिए बताओ। पीरियड नंबर जो होता है वो होता है आपका 1 से लेके 7 तक, यानी क्या मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम कितना होगा बेटा 7 होगा, यानी कोई 8 पीरियड नहीं होगा, है ना। टोटल पीरियड कितना होगा फ्रॉम 1 टू 7। यानी अगर हम पीरियड को एन से इंडिकेट करें, अगर हम पीरियड को किससे इंडिकेट करें बेटा, एन से इंडिकेट कर देते हैं यहाँ पर। एन का वैल्यू कहां से कहां रखेंगे बेटा, बोलो 1 टू 7 रखेंगे। एन का वैल्यू कहां से कहां रहेगा, 1 टू 7। ठीक है, अब रहा कि पीरियड नंबर कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो पीरियड नंबर कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे क्या, वैलेंस सेल। क्या देखेंगे बेटा, वैलेंस सेल। चलो अगर वैलेंस सेल ना समझ में आए तो एक और वर्ड यूज कर रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। क्या देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। तो दो चीज ध्यान में रखेंगे। एक पहला ध्यान रखेंगे बेटा क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, यानी एन का मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, या फिर उसी को दूसरे शब्द में हम क्या बोला, वैलेंस सेल। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूं कि परीक्षा में आएगा कि कोई भी एलिमेंट रहेगा उसका पीरियड नंबर पूछेगा। सपोज को अभी हमने एक एग्जांपल लिया था आयरन, उसी को मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखे थे बेटा, बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। बच्चे आप यहाँ पर क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन क्या होगा, 3। क्या 3 बोलेंगे, नहीं,
नहीं बोलना है, क्योंकि थ्री यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन नहीं है। एन क्या है? सेल। एन क्या है बेटा? सेल। सेल क्या है? तो जो आप यहाँ पे संख्या देख रहे हैं ना, 1 2 3 3 4 फिर 3, ये हमारा क्या है बेटा? सेल है। ये हमारा क्या है? सेल है। और इसी का आपको सबसे बड़ा सेल देखना है, यानी बड़ा संख्या देखना है। तो बड़ा संख्या 3 है? नहीं, बड़ा संख्या क्या है? 4 है। तो बड़ा संख्या अगर 4 है तो पीरियड भी क्या हो गया? 4। पीरियड भी क्या हो गया? 4। तो हमें पीरियड पता करने के लिए हमें क्या देखना होगा? वैलेंस सेल या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। क्लियर है? तो यहाँ पे दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए कि हमें पीरियड कैसे पता करेंगे किसी भी एलिमेंट का, वो हम लोग कैसे पता करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन को देख कर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक। जिन बच्चों को अच्छा लग रहा होगा, ये हम कहेंगे नहीं कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा, आप खुद चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, लोगों को बोलेंगे, बताएंगे कि हाँ भाई चलो हमको कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बोलने की जरूरत नहीं होती है ना। कोई भी चीज अगर हमें अच्छा लगेगा हम खुद एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, चलो। तो ब्लॉक के बारे में, तो ब्लॉक क्या है उसको देखते हैं। ब्लॉक कहता है कि किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट हो, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करता है उसको क्या नाम देंगे? ब्लॉक। यानी आप यहाँ पे डिफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, बोलो? सबसेल रिसीव्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन। सबसेल रिसीव्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज। बस इतना ही बात याद रखना। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर सबसेल रिसीव करेगा, जो भी सबसेल हो, एबीसीडी, एबीसीडी तो होगा नहीं, सबसेल आपके पास एबीसीडी है? अरे भाई सबसेल एबीसीडी थोड़ी ना है। सबसेल कौन है बेटा? एस है। सबसेल आपका पी है। सबसेल आपका डी है। सबसेल आपका एफ है ना? ये सबसेल है। अगर ये सबसेल में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा हो तो उसी को क्या नाम देंगे? ब्लॉक। अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा हो, एस ब्लॉक। पी में जा रहा हो, पी ब्लॉक। डी में जा रहा हो, डी ब्लॉक। एफ में जा रहा हो, एफ ब्लॉक। कोई डाउट नहीं? चलो, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल जो हम लेते आ रहे हैं ना, उसी को मैं ढो रहा हूँ। आयरन को ही ढो के चलता हूँ फिर आगे तक। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। अब बताओ बेटा, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? कौन से सबसेल में गया है? क्या बोलेंगे? कहाँ गया लास्ट इलेक्ट्रॉन? डी में। तो ब्लॉक क्या हो गया यहाँ पर? डी। ब्लॉक क्या हो गया? डी। चलो, तो दो चीज तो हमें समझ में आ गया। पीरियड क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, ये दो चीज तो बिल्कुल पक्का समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बेटा? ग्रुप। नेक्स्ट क्या है? ग्रुप। तो ग्रुप को समझते हैं अच्छे से, है ना? ग्रुप में क्या, कैसे पता करेंगे कौन एलिमेंट कौन से ग्रुप में? तो ग्रुप नंबर जो हम डिसाइड करेंगे वो हम ब्लॉक के हेल्प से डिसाइड करेंगे। ग्रुप नंबर जो हम डिसाइड करेंगे वो किसके हेल्प से डिसाइड करेंगे? ब्लॉक के हेल्प से डिसाइड करेंगे। तो ध्यान रखिए कैसे देखेंगे। देखो यहाँ पर, इट इज डिसाइडेड इट इज डिसाइडेड with the help of block. It is decided with the help of block.
तो अब आप लोग यहाँ पे देखना है, लिख रहा हूं मैं एक एक करके, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यहाँ पे लिख रहा हूं सबके बारे में। एस ब्लॉक कैसे पता करेंगे कौन एलिमेंट एस ब्लॉक का है? तो देखेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या देखेंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या देखेंगे बेटा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस क्या करेंगे? 10। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। थर्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS प्लस N-1D। ठीक है। और लास्ट यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होगा ग्रुप 3। यहाँ पे क्या होगा? ग्रुप 3। यानी एफ ब्लॉक के लिए एक ही ग्रुप होता है, वो होता है ग्रुप 3। अब एफ ब्लॉक में हम कैसे पहचानेंगे कि एफ ब्लॉक, क्योंकि ग्रुप 3 यहाँ भी आ सकता है, कहाँ? डी ब्लॉक में। तो कैसे पहचानेंगे कौन एलिमेंट हमारा एफ ब्लॉक के अंदर में होगा? तो वहां पर हम आपको हिंट दे रहे हैं कि एटॉमिक नंबर क्या देख लेना बेटा? जेड इक्वल टू क्या देखना? 58 से 70 बीच 1 के बीच ना हो। अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट अगर 58 से 71 हो तो उसको हम लोग सिर्फ नाम देंगे ग्रुप 3। या फिर दूसरा, जेड इक्वल टू क्या हो? 90 से 10। अगर बेटा ये दो ऑप्शन दिख रहा हो, अगर एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच में है, अगर एटॉमिक नंबर क्या हो? 51 से 71 के बीच में है, तो वहां पे ग्रुप क्या होगा? 3। अगर एटॉमिक नंबर 90 से 103 के बीच में है, तो भी ग्रुप क्या होगा? 3। अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो वैसे केस में हम लोग इलेक्ट्रॉनों को ऐड करेंगे। हाँ, कौन से इलेक्ट्रॉन को? एस और टी के इलेक्ट्रॉन को। एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे बेटा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक के लिए कैसे ग्रुप निकालेंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। तो चलो इस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, है ना? तो आराम से आपको पता चलेगा। एक एलिमेंट है जिसका नाम है रुबिडियम 37। हमने इसका क्या लिखा बेटा? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखने आ गया है क्योंकि आप सीख चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखना। पहले 1s भरेंगे, फिर 2s भरेंगे, फिर 2p भरेंगे, फिर 3s भरेंगे, फिर 3p भरेंगे, और अपने मन ही मन क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों को जोड़ते भी रहना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लिखते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दे रहे हैं। पता चल गया कि लिखते लिखते हम पहुंच कहाँ गए? 118 एलिमेंट तक पहुंच गए, 118 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, और लिखना कितना था? 37। तो नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, आपको जोड़ते भी जाना है। ठीक है, तो चलो हम भी जोड़ रहे हैं, आप लोग भी जोड़ेंगे। 4s2, 4s2 के बाद आएगा बेटा 3d, 3d के बाद क्या आएगा? 4p6। अब देखो जोड़ दे, जोड़ 5s2। अब देखो हम क्या किए? यहाँ पर जान के गलती किए, क्योंकि जोड़ना हमें कहां तक था? यहीं तक छोड़ देना था। हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा इसलिए किया है, आपको ये गलती नहीं करना है। अब आपको ये गलती नहीं करना है। यहाँ पे 5s में क्या करेंगे? देखो यहाँ पे काउंट करो इलेक्ट्रॉन। 6 2 8 2 10, 12 6 18 20, 10 30 6 36 और 1 37। यहीं पे मेरा काम कंप्लीट हो गया था। हमें आगे क्यों बढ़ेंगे सर, है ना? चलो बेटा, यहाँ पे हम 3 चीज पता कर ले सकते भी हैं। पीरियड भी पता कर सकते हैं, ब्लॉक भी पता कर सकते हैं, और ग्रुप भी पता कर सकते हैं। चलते हैं, क्योंकि हम सब सीख चुके हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन कितना है बेटा? यहाँ पर, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन कितना है बोलो? तो बोलेंगे 5 है। चलो सही है, वेरी गुड। यहाँ पे लास्ट सबसेल कौन है बेटा? एस पी डी एफ। कौन सा है? एस है, तो ब्लॉक हो गया एस।
बेटा अगर एस ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखा गया है। एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर का फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो, खुद देखो बेटा, खुद देखना है एस में कितने इलेक्ट्रॉन है। एक तो वैलेंस सेल है 5। 5 कहीं और भी है? नहीं, तो एक ही हमारे पास वैलेंस सेल है, उसका इलेक्ट्रॉन को देख लो। तो यहाँ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इसी कारण ग्रुप क्या हो गया यहाँ पर? 1 है। समझ में? अगर यही 5s के ऊपर अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता तो ग्रुप क्या बोलते बेटा? 2। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। अभी तो एग्जांपल बहुत सारे लेंगे सर, है ना। एक एलिमेंट है बेटा, एक एलिमेंट है जिसका नाम है आर्सेनिक। इसका एटॉमिक नंबर, सर एटॉमिक नंबर याद करना होगा क्या? कुछ बच्चों के मन में सवाल आता है, सर एटॉमिक नंबर याद भी करना पड़ेगा सर। तो सर आप मैथ पढ़ते हैं तो आप गिनती याद नहीं करते हैं, तो ठीक उसी तरह से एटॉमिक नंबर भी याद करना चाहिए। हाँ, परीक्षाओं में कुछ कुछ परीक्षाओं में कुछ एटॉमिक नंबर को हिंट के तौर पे दे देता है, ठीक है। फिर भी आप अगर बाय द वे नहीं ऐसा कुछ रहा तो फिर आपको दिक्कत होगी। इससे अच्छा है कि आप एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखें। अब एटॉमिक नंबर याद नहीं करेंगे सर, सिंबल याद नहीं करेंगे, तो फिर केमिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे सर? हमें अगर पता चला कि कोई एलिमेंट दिया हुआ है और उसका सिंबल हम ऊपर आसमान में देख रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, हम एलिमेंट तो सुने ही नहीं कभी। ऐसा ना होना चाहिए कि पता चला कि हम केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं और एलिमेंट का नाम भी ना सुने हो। पोटासियम, ये कौन एलिमेंट है भाई? पोटासियम, ऐसा ना होना चाहिए। तो केमिस्ट्री की जब पढ़ाई कर रहे हो तो खास तौर पे एलिमेंट का नेमिंग, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, सिंबल और बहुत हद तक उसके चार्ज, वैलेंसी वगैरह को जानना जरूरी होता है। ये सब बेसिक चीजें हैं, इन चीजों को नहीं जानेंगे तो फिर हम केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है सर। चलिए सर, तो एटॉमिक नंबर है 33। चलते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखते हैं, क्योंकि हमको तो पहले वही लिखना है बेटा, है ना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p3। अब यहाँ पे संकट की घड़ी आ गई। संकट की घड़ी क्यों आई? बच्चों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिक्कत करेगा। ज्यादातर बच्चे बोलेंगे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। ज्यादातर बच्चे, विश्वास नहीं, अगर ये लाइव क्लास होता तो हम अच्छे से पूछ लेते हैं कि हाँ भाई तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लिखा है। पक्का बच्चा, ज्यादातर बच्चा 3 लिखता है। बेटा इसमें 5 है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। क्योंकि यहाँ वैलेंस सेल यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो वैलेंस सेल यहाँ पे 4 है। तो जब वैलेंस सेल 4 है ना तो इलेक्ट्रॉन दोनों को सम कर देंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है? बोलो, यहाँ वैलेंस सेल क्या लिखोगे? 4। और वैलेंस सेल जो रहेगा वही हमारा हो गया पीरियड। ब्लॉक कौन सा है? पी। बताओ यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो वैलेंस सेल कितना है? 2। 2 और ये 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5। को फॉर्मूला में क्या लिखा है था? देखो इधर, फॉर्मूला में क्या लिखा है था, पढ़ो। पी ब्लॉक का अगर कोई एलिमेंट हो तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस क्या लिखेंगे? 10। पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट हो तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस क्या करेंगे? 10। पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट हो तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट हो तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। याद हो गया? तो ग्रुप निकालने के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमने लिख दिया, प्लस जोड़ना है, जोड़ने आता ही होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन, कितना ग्रुप नंबर आया बेटा? 15। यानी आर्सेनिक एक एलिमेंट है, तो आर्सेनिक का पूरा पोजीशन हमने पता कर दिया कि आर्सेनिक कहाँ है। पीरियड नंबर 4 में है, 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, कहाँ जाएंगे? 4 में। 4 में भी कहाँ जाएंगे? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। मैं आपको थोड़ा ब्लॉक के बारे में भी यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ। अगर एस ब्लॉक को देखना हो तो पीरियड टेबल के सबसे लेफ्ट साइड में मिलेगा। पी ब्लॉक को देखना हो पीरियड टेबल के राइट साइड में। डी ब्लॉक का एलिमेंट हो पीरियड टेबल के मिडिल पोर्शन में। एफ ब्लॉक पीरियड टेबल के बॉटम में। क्या बोला हमने? एस ब्लॉक पीरियड टेबल के लेफ्ट साइड में, पी ब्लॉक पीरियड टेबल के राइट साइड में। मेरी होने नहीं, एस ब्लॉक पीरियड टेबल के हो गया लेफ्ट साइड, पी ब्लॉक पीरियड टेबल के राइट साइड में, और डी ब्लॉक पीरियड टेबल के मिडिल पोर्शन में, और एफ ब्लॉक पीरियड टेबल के बॉटम में। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो मेरा राइट इधर आ रहा है, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक पर। इतना तो हम लोग समझ गए
कि कोई भी एलिमेंट रहेगा उसका पीरियड ब्लॉक ग्रुप पता कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई संदेह वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो अब ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को एक एक करके समझना होगा, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बेटा अब क्या है, सुनो यहाँ पे पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है। देखो यहाँ पे पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या नाम है, शिल्डिंग इफेक्ट, जो मैंने आपसे अभी कहा था। चलते पहला नंबर देते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। ये दो टॉपिक को हम लोग साथ साथ समझेंगे, शिल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, ठीक है। शिल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एक एक करके समझते हैं शिल्डिंग इफेक्ट होता क्या है ना। चलो देखिए समझ में अच्छे से। ये अपन का सेल है, ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। ये अपन का ये इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ दिखेगा तुमको, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिखेगा, क्योंकि सेल है ना बेटा, सेल में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन के बीच एक फोर्स लगता है जिसका नाम है आर एफ। आर एफ को क्या बोलते हैं बेटा, रिपल्सिव फोर्स। यहाँ भी देखो, इसके बीच भी एक फोर्स लगेगा, वो भी हमारा क्या है, आर एफ। ये इलेक्ट्रॉन भी इस पे फोर्स लगाएगा, डेट इज कॉल्ड आर एफ। इस तरह से पूरा लगेगा आर एफ। अब एक और फोर्स लगाना है, ये ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, डेट इज कॉल्ड ए एफ। तो याद रखना, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस, कौन सा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कौन सा फोर्स, ये भी हमारा हो गया रिपल्सिव फोर्स। तो तीन तरह के फोर्स जनरेट होते हैं, दो तरह के फोर्स जनरेट होते हैं बिटवीन द थ्री पार्टिकल्स, बिटवीन टू टाइप्स, बिटवीन टू पार्टिकल्स, टू टाइप ऑफ फोर्स आर जनरेटेड इन थ्री डिफरेंट मोड। तीन अलग अलग मोड है, दो तरह का फोर्स जनरेट है दो पार्टिकल के बीच। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड रिपल्सिव फोर्स, एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसको ध्यान में रखना है बेटा। तो अब सुनो अच्छे से इस बात को, इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन पे कैसा फोर्स लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स। तो ये न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा बेटा, ये न्यूक्लियस क्योंकि इस पे अट्रैक्टिव फोर्स है, चार्ज है इसके अंदर, पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन से भरा पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज से भरा पड़ा है, इसके पास प्रोटॉन की संख्या है। ये पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचना चाहेगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है यानी प्रोटॉन से भरा पड़ा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचना चाहेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा बेटा। तो ये जो अगर मान लीजिए सपोज करो ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, हम ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है,
ये प्रोटॉन जो है इस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है, बुला रहा है। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, लेकिन इसको रोक कौन रहा है, रोक कौन रहा है, रोक रहा है ये इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहा है बेटा, रोकने का काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं हम लोग इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दोनों के बीच के अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कर रहा है बेटा, रोक रहा है, कम कर रहा है। हम कर रहे हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि पूरी खत्म नहीं कर दिया अट्रैक्टिव फोर्स को, बल्कि ये रोकने का काम कर रहा है। तो जब दो पार्टिकल यानी न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है और उसके अट्रैक्टिव फोर्स को अगर किसी तरह से रिड्यूस होता है, उसका अट्रैक्टिव फोर्स घटता है, कम होता है, उस अट्रैक्टिव फोर्स को रोकने वाला इलेक्ट्रॉन, जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है, वो किसकी तरह बिहेव करता है, शील्ड की तरह बिहेव कर रहा है। स्क्रीन है, पर्दा है, शील्ड यानी कवच है, इसी कारण इस इफेक्ट को क्या नाम देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसा इफेक्ट कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के का शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करेगा उसके इनर सेल के इलेक्ट्रॉन पर, किसी भी एलिमेंट का शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करेगा उसके इनर सेल इलेक्ट्रॉन पर। जितना ज्यादा इनर सेल इलेक्ट्रॉन होगा, उस एलिमेंट का जबरदस्त शील्डिंग इफेक्ट होगा। शील्डिंग इफेक्ट यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स का घटना, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स का घटना क्या कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। क्लियर है, तो शील्डिंग इफेक्ट समझ में आ गया। और थोड़ा बहुत जो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, उसके चार्ज को अपनी ओर जो खींचेगा, इस फिनोमेना को नाम देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस फिनोमेना को नाम क्या देते हैं बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उस फिनोमेना को क्या नाम देंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियस से जब इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, उसको क्या नाम देंगे, शील्डिंग इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस की तरफ खिंचाएगा, उस फेनोमेना को नाम क्या देंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स जो घटेगा, उसको क्या नाम देंगे, यानी अट्रैक्टिव फोर्स का कम होना, यानी रिपल्सिव फोर्स जो जनरेट हो रहा है, उस रिपल्सिव फोर्स को क्या नाम देंगे बेटा, बोलो, शील्डिंग इफेक्ट। और उस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या नाम देंगे, या फिर यू कहिए तो रेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स या फिर नेट अट्रैक्टिव फोर्स को क्या नाम देंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके बीच लगेगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच। कौन सा इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, इसको एज ए हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन थोड़ा लिख लेता हूं यहाँ पर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड its electron is decreased due to presence of due to presence of कौन सा इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन is known as shielding effect।
या फिर इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी को क्या नाम देते हैं, दूसरा वर्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, आप लोग को फिलहाल परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इतना समझना बहुत जरूरी है कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। अब हम ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट लिख रहे हैं। ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। इन सेम सेल, आर एज फॉलो, एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ। तो एस और पी का जो शील्डिंग इफेक्ट होगा बेटा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया मैंने। और यहाँ शील्डिंग इफेक्ट कैसा होगा बेटा, पुअर, याद रखना है इस चीज को। बी और एफ के द्वारा लगने वाला शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, पुअर। और एस और पी के द्वारा लगने वाला शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसको इतना ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट टर्म है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अभी समझ गए थे, न्यूक्लियस के द्वारा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अट्रैक्शन, यानी न्यूक्लियस जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो उस फेनोमेना को क्या नाम देते हैं बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अगर शील्डिंग इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बेटा, कम होगा, वीक होगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट वीक होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग होगा। है कि नहीं? डिफिनेशन लिखा रहा हूं, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज reduced, nuclear charge reduced due to a screening effect, the reduced nuclear charge the reduced nuclear charge is known as, the reduced nuclear charge is known as effective nuclear charge। nuclear charge, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंडिकेट करते हैं हम लोग किससे बेटा, जेड इफेक्टिव से। किससे इंडिकेट करते हैं, जेड इफेक्टिव से। फॉर्मूला होगा जेड इफेक्टिव का, फॉर्मूला क्या होता है, कॉपी में लिख लेना, इसको याद रखना, जेड माइनस सिग्मा। केवल मैं सिग्मा के बारे में विचार रहा हूँ, सर सिग्मा क्या होता है, तो अभी जो मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट पढ़ाया था उसी को हम लोग इंडिकेट करते हैं बेटा, सिग्मा से करते हैं। तो सिग्मा क्या हुआ बोलो, सिग्मा हो गया हमारा शील्डिंग इफेक्ट। तो जेड इफेक्ट का फॉर्मूला हो गया जेड माइनस सिग्मा। तो थोड़ा सा सब चीजों को ध्यान में रखना होगा आपको कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ना। मैं दो तीन चीज और बातें आपको बता देता हूँ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में क्या होता है बेटा, रिलेटिवली कांस्टेंट होता है। कौन से ग्रुप में, एस और पी वाले में। ठीक है, यानी एस और पी वाले ब्लॉक में देखना है। ठीक है, और जेड इफेक्टिव
पीरियड में हमेशा इंक्रीज करता है, यानी जेड इफेक्टिव क्या होगा, पीरियड में हमेशा इंक्रीज करेगा, इस बात को ध्यान रखना। जेड इफेक्टिव पीरियड में हमेशा क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, इस चीज को हमेशा याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बेटा हमेशा याद रखना। जेड इफेक्टिव पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थे, उसको आप लोग को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अगला जो इसके बाद वाला टर्मिनोलॉजी है उसको अगले वाले हम वीडियो में आपको डालेंगे। ठीक है, यहाँ तक के लिए इसी वीडियो तक में रहेगा, अगला लेक्चर जो होगा वो अगले वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से इसको रिवाइज करें, समझें, और जो भी मैंने आपको सिखाया है उसको घर पे भी आप लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल बेस्ड बनाएं, प्रैक्टिस करें, है ना। ठीक है, और बाकी हम क्या आपसे कहें, पढ़ना चाहिए, पढ़िए। ठीक है, चलिए फिर, ओके, बेस्ट ऑफ लक, फिर अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग।